क्लास 12th इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के लिए बराबर ही रहते हैं। सबको एक ही चीज़ पढ़ना है। ये जनरल स्कूल का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रेल जनरल स्कूल 30/11/2024। सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जो आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। जैक से संबंधित विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुल धारणा के अनुसार फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है। तो फर्म के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक होता है टीआर तथा टीसी में अधिकतम अंतर। इस तरह का ग्राफ होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर अंतर अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको कुल धारणा, इसी को कहा जाता है, ये मार्शल के अनुसार दिया गया सिद्धांत है, इसलिए पहला का सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एआर तथा एमआर में क्या संबंध होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में हम लोग देखते हैं इस तरह का ग्राफ होता है, और ये जो लाइन है यही आपका एआर है, यही बराबर एमआर है, यही आपका प्राइस है, यही आपका डिमांड है। मतलब एआर बराबर एमआर बराबर प्राइस, सब यही है, बराबर डिमांड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा मतलब सी ऑप्शन जो है एआर बराबर एमआर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है, निम्नलिखित में किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो देखिए ये है आपका एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता है, और ये है आपका एकाधिकार। तो ये जो है ये आपका ऋणात्मक हो सकता है। ये सीमांत आगम है, सीमांत आगम का रेखा होता है, और ये औसत आगम का रेखा होता है। इसमें ये सीमांत आगम का रेखा होता है, ये औसत आगम का रेखा होता है। तो दोनों बाजार में, मतलब एकाधिकार बाजार में और एकाधिकारी बाजार में, दोनों बाजार में क्या होता है, सीमांत आगम शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चौथा नंबर क्वेश्चन समझने वाला है कि एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने पर कुल आगम 100 रुपया है। 6 इकाइयों बेचने पर सीमांत आगम ₹8 है। 6 इकाइयों किस कीमत पर बेची जाती है? यहाँ पर हम लोग को जानना है कि 5 इकाई को जो बेचता है वो कितना बेचता है, 100 रुपया में। तो यहाँ पर कुल आगम जो है टी आर, वो आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद 6 इकाइयों का बेचने का कितना है, सीमांत आगम जो है वो 8 है। यहाँ आप देख सकते हैं सीमांत आगम कितना है, 8 है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो टी आर हम लोगों ने कितना जाना, 100। क्या है कि 5 इकाई को बेचने पर कुल आगम मतलब टी आर जो है वो 100 हो जाएगा, और 6 इकाई बेचने पर सीमांत आगम मतलब एम आर जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एम आर आपका 8 हो गया। तो 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाती है? तो हमको 6 इकाई का कीमत निकालना है कि किस कीमत पर बेची जाती है। तो सबसे पहले हमको छठी इकाई का कुल आगम निकालना होगा, मतलब टी आर को ज्ञात करना। तो टी आर कैसे ज्ञात होगा? तो टी आर को ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि ये 100 को और ये 8 को आपस में जोड़ देना, तो आपका कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब जो छठी इकाई का कीमत होगा उसका हो जाएगा ए आर बराबर, ए आर ही आपका मूल्य होता है, मतलब ए आर जो होता है वही मूल्य होता है। तो ए आर बराबर पी बराबर फॉर्मूला उसका लगेगा टी आर बट्टा क्यू। क्यू मतलब हो गया मात्रा। तो टी आर आपका कितना निकला है, 108। तो 108 बट्टा ऊपर लिखाएगा और नीचे में लिखा जाएगा मात्रा। कितना इकाई का निकाल रहे हैं, छठा इकाई का। तो आप करेक्ट करके लिखिएगा तो आपका लिखा जाएगा छठा इकाई के लिए कीमत, मतलब पी बराबर टी आर बट्टा क्यू बराबर 108/6। अब 6 से इसको भागा देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 कहाँ पर ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, ₹18 प्रति इकाई होगा। तो चौथा का सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार वास्तविक जीवन में मौजूद है? तो वास्तविक जीवन में जो मौजूद है वो है हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता।
जिसको हम लोग अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत रखते हैं। मतलब वास्तविक जीवन में हम लोग को अपूर्ण प्रतियोगिता ही देखने को मिलता है और उसी का ये रूप है एकाधिकारी प्रतियोगिता। छठा है, किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होता है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है। फर्म जो होता है वो कीमत स्वीकारक होता है। कीमत को निर्धारित करता है तो उद्योग निर्धारित करते हैं, जबकि यहाँ पर फर्म कीमत निर्धारक होता है तो ये संभव हो सकता है केवल एकाधिकार में, जिसको बेचने का एक ही को बेचने का अधिकारी हो, वही अपना कीमत निर्धारण कर सकता है। इसलिए छठा का आपका यहाँ सी हो जाएगा। सातवां है, अत्यधिक मांग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो जब ज़्यादा मांग होने लगेगा और बाजार में सामान कम हो जाता है, वस्तु कम हो जाती है, तो वैसी स्थिति में मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। मुद्रास्फीति का परिभाषा ही है अत्यधिक मुद्रा का जारी होना ही मुद्रास्फीति है। ये हॉटरे के अनुसार ये कहा गया था, हार्ले विदर्स के द्वारा कहा गया था कि अत्यधिक मुद्रा का जारी होना ही मुद्रास्फीति है। इसका मतलब अत्यधिक मुद्रा जारी हो गया, इसका मतलब आदमी पास जो क्रय शक्ति वो बढ़ गया, आदमी पास पैसा ज़्यादा है, वो मांग को ज़्यादा करने लगेगा और बाजार में तुरंत तुरंत सामान आएगा नहीं, जिसके कारण बाजार में सामान का शॉर्टेज हो जाएगा और उसके कारण उसका मूल्य बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। इसलिए सातवां का मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। आठवां है, भारत का वित्तीय वर्ष है। तो भारत का वित्तीय वर्ष मतलब बजट का जो वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है, इसलिए आपका आठवां का ए हो जाएगा। नौवां है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब होता है जिस पर टैक्स सरकार लगाती है, वो टैक्स को भुगतान न करके दूसरे पर टाल देगा। इस तरह के कर को हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे अगर यदि आप कोई सामान बाजार से खरीदते हैं, जैसे धारा रिफाइंड तेल खरीदे हैं, तो उस तेल की कीमत में टैक्स जुड़ा रहता है, जो ग्राहक उस कीमत को अदा करके उस तेल को खरीदता है। तो इसका मतलब है सरकार ने तेल उत्पादक पर टैक्स लगाया है और तेल उत्पादक ने टैक्स टाल दिया है ग्राहक पर। इस तरह के कर को हम लोग अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन शुल्क। 10वां क्वेश्चन है, बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में कौन है। तो बजट प्राप्ति के संगठक आपका राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति दोनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो बाजार संतुलन मतलब होता है कि जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों आपस में मिलकर मूल्य का निर्धारण करते हैं। जैसे हम बोलेंगे अरे 100 रुपया में देगा, वो बोलेगा ना 100 रुपया में नहीं, हम इसको 200 में देंगे। तो बोले ना ना, अच्छा ठीक है, ना तेरा बात ना मेरा बात, 150 में इसको फाइनल कर दो। तो जहाँ पर 150 में बेचने वाला तैयार हो गया देने के लिए और खरीदने वाला भी 150 में खरीदने के लिए तैयार हो गया, तो यही हो गया बाजार का संतुलन और यही हो गया 150 मूल्य का निर्धारण। इसी तरह बाजार का संतुलन निर्धारित होता है। तो बाजार संतुलन से अभिप्राय बाजार की उस दशा से है जिसमें वस्तु की मांग व आपूर्ति बराबर होती है। कहने मतलब इसमें लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर डी। मतलब पूर्ति और मांग जहां बराबर हो जाएगा वहीं पर बाजार संतुलन हो जाएगा। कीमत बढ़ाने व घटाने वाली शक्तियां शांत हो जाती है। मतलब वहां पर 150 में वो मूल्य निर्धारित हो जाता है, उसके बाद 150 में वो बेचने के लिए तैयार हो जाता है और 150 में खरीदने वाला खरीदने को तैयार हो जाता है। तो वहां पर कीमत को घटने बढ़ने की शक्ति जो होती है वो शांत हो जाती है। 12वां है, किस बाजार में वस्तुएं समरूप होती है। तो समरूप वस्तु जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक और विशेषता है कि इसमें मूल्य जो वस्तु का होता है वो फिक्स रहता है। आप यहाँ खरीदिए, रांची में खरीदिए, जमशेदपुर में खरीदिए, कहीं भी खरीदिए, सब जगह वो चीज़ वही दाम पर मिलेगा। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु होती है और एक ही कीमत पर बेची जाती है। बच्चों, इस बार जो रेल टेस्ट में क्वेश्चन आया है 12 को ही क्वेश्चन है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।